गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप लोग अपने परिवारों के साथ अपने घरों पर कुशलता के साथ होंगे और अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। समय काफ़ी विकट है, दुखद है और हर परिवार किसी न किसी समस्या से संघर्ष कर रहा है और सभी के साथ ये संघर्ष चल रहा है। बीमारी अपने विकराल रूप में है। जो चीज़ें पिछले वर्ष सामान्य से लगती थी, हमारे गांव, हमारे देश के गांव अब तक बचे हुए थे इस बीमारी से, लेकिन आज वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए और हारते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास मात्र एक यही माध्यम बचता है जिससे हम अपना अध्ययन कार्य थोड़ा करते रहें, जिससे हमारा टाइम भी पास होता रहे और हमारा टाइम बर्बाद भी ना हो। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आपके सामने आज एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक कक्षा 10 का या हिंदी व्याकरण का ये हमारा एक सामान्य सा एक टॉपिक है, वाच्य। यूँ तो वाच्य कोई कठिन हमारा पाठ नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको क्लियर कर पाएंगे। एक बार बताने के बाद ही आप इसको आसानी से कर पाएंगे। हमारी कक्षा 10 की परीक्षाओं में 4 नंबर का इस अध्याय से प्रश्न आता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, वाच्य को बताने से पहले हम एक चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। क्या? सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के मेल से बने शब्द और शब्दों के मेल से बना वाक्य। और वाक्य हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम होता है, यानी कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं लेकिन वो मीनिंगफुल हो, हमारे विचारों को व्यक्त करे, आपको वाक्य कहलाता है। अब उस सेंटेंस का, उस वाक्य का जो क्रिया है, जो क्रिया घटित हो रही है उसके साथ लग रही है, क्रिया माने कार्य। भाई किसी भी सेंटेंस में, किसी वाक्य में मुख्य चीज़ें क्या होती हैं? कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मुख्य होता है। और क्रिया किसके अनुसार घटित हो रही है? कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार होती है, कभी भाव के अनुसार होती है। और यह बताने का कार्य क्या कौन करता है? वाच्य करता है। वाच्य के द्वारा ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे क्रिया का मुख्य विषय क्या है। इस बारे में जो ज्ञान प्राप्त कराता है वो वाच्य कराता है। वाच्य का कार्य ही यही है कि वो हमारे सेंटेंस में बताए कि हमारा क्रिया का मुख्य विषय क्या है। देखिए, यही इसकी परिभाषा है, सामान्य सी परिभाषा है इसकी, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। आसानी से आप समझ सकते हैं इसको कि क्रिया का मुख्य विषय कैसे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि राम किताब पढ़ता है। यहाँ जो क्रिया चल रही है वो कर्ता के अनुसार चल रही है। राम हमारा इस वाक्य का कर्ता है और जो क्रिया बनी पढ़ता है वो पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा राम पुल्लिंग शब्द है, इसके अनुसार हमारी क्रिया घटित हुई। अब यही सेंटेंस में अगर कर्म वाच्य में लेके जाता हूं, इसमें कर्म क्या है? कर्म हमारा क्या है? किताब पढ़ना है। कर्म क्या है? हमारा किताब पढ़ना है। तो क्रिया हमारी किसके अनुसार घटित होगी? आपका कर्म के अनुसार घटित होगी। और कर्म क्या है हमारा? किताब है। किताब इसका कर्म है। अब आप देख पाएंगे राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। यहाँ पे आप क्रिया देख पा रहे हैं, क्या है? स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि किताब जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। समझने का विषय है थोड़ा सा। हम ये बार बार कह रहे हैं वाच्य क्या है। हमने कहा क्रिया किसके अनुसार घटित हो रही है। यहाँ पे क्रिया जो घटित हो रही थी वो आपका कर्ता के अनुसार हो रही थी। कर्ता हमारा पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग थी। यहाँ पे हमारे जो कर्म है वो किताब है और वो स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग बन गई है। इसलिए कहते हैं कि वाक्य में किस चीज की प्रधानता है, क्रिया किसके अनुसार चल रही है, इस सब के बारे में कौन बताता है? वाच्य बताता है। वाच्य में इसी बारे में यही बताता है कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है, वो आपका वाच्य बताने का कार्य करता है। इसमें 3 शब्द मुख्य आ रहे हैं, कर्ता, कर्म और भाव। और यही 3 आपके भेद हैं वाच्य के। इन्हीं तीनों के आधार पे हम वाच्यों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, विभाजन करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 ही मुख्य विषय हैं हमारे क्रिया के घटित होने के, 3 ही भेद आपके वाच्य हैं।
आशा करता हूँ वाच्य की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। जैसे यहाँ पे बताया हमने, यहाँ पे एक सेंटेंस था, कृतवाच्य का सेंटेंस में कर्ता की प्रधानता थी, तो कर्ता हमारा पुल्लिंग था तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग बनी। यहाँ पे जो कर्म था वो स्त्रीलिंग था तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग बनी। यानी कि हमारा वाच्य का कार्य ही यही है कि वो बताए कि हमारे वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है। 3 हमारे भेद हैं, हम इनके भेदों को अभी अलग अलग लिख के इनका विभाजन करते हैं और एक एक की परिभाषा उदाहरण से आपको समझाते हैं। आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हाँ देखिए, हमने इसके तीनों भेदों को लिख दिया है और इसमें पहले ये समझ रहे हैं कि क्रिया कौन सी कार्य है, क्योंकि हमारा वाच्य में क्रिया एक महत्वपूर्ण अंश है, क्रिया के अनुसार ही वाच्य निर्धारित हो रहा है। तो हमें ये समझना है कि तीनों वाच्यों में क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, जहाँ तक हम कृतवाच्य की बात करते हैं, इसमें क्रिया, देखिए क्रिया हमारा मुख्यतः 2 प्रकार का है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहले आप इस चीज़ को समझ लें सकर्मक अकर्मक होता क्या है, उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे। देखिए क्रिया क्या है। देखिए कार्य, हमारे वाक्य में क्या कार्य है, क्या कार्य घटित या संज्ञा सर्वनाम के द्वारा किस कार्य को किया जा रहा है, वह क्रिया कहलाता है। और क्रिया जो होगी वो कभी कभी सकर्मक होती है, कभी अकर्मक। इसमें सकर्मक का मतलब है कर्म का प्रयोग। यदि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग है तो सकर्मक क्रिया है, और उसमें कर्म का प्रयोग नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आपको ये समझ के चलना है कि कर्म का प्रयोग है तो सकर्मक है, और कर्म का प्रयोग नहीं है तो वो आपका अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, हमारा वाच्य की बात करें, कृतवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। और कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म तो है ही, कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य किस चीज का, तो केवल सकर्मक क्रिया इसमें होती है। यानी कि बिना, जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा उसी वाक्य को हम सकर्म मतलब कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि हम वही उसी को परिवर्तित कर पाएंगे जो कि हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है और नकारात्मक सेंटेंस का इसमें उपयोग किया जाता है, नकारात्मक वाक्य ही इसमें उपयोग होते हैं। एक तरीके से विवशता का भाव होता है। मैं एक तरफ से लेके चल रहा हूँ, तीनों को फिर से बता रहा हूँ, उदाहरण देके इसको आपको ऐसे समझा के चलेंगे। देखिए, हमारा कृतवाच्य का लेके चलें, एक तरीके से सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया हो सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं वो आपका अकर्मक वाक्य है, क्योंकि खेल के लिए नहीं बताया रहा है कि कौन सा खेल खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो सकर्मक हो जाएगा, और बच्चे खेल रहे हैं अकर्मक हो जाएगा। अब इसको आप देख पा रहे हैं, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आप ध्यान रखें, कृत का मतलब कर्ता। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी और क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार ही घटित होगी तो कृतवाच्य कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था कि राम किताब पढ़ता है, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, दोनों की क्रिया उसके अनुसार घटित हो रही थी। जहां क्रिया कर्ता के अनुसार घटित होगी वह कृतवाच्य कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा है, रटने की आवश्यकता है। कृतवाच्य, नाम पे जाना है बेटा, शब्द पे जाना है। शब्द को देखिए, कृतवाच्य, कृत माने कर्म, आप कर्म तो ये हो गया, कृत माने कर्ता, कार्य करने वाला। यानी कि आपका जब क्रिया कर्ता के अनुसार घटित होगी तब कृतवाच्य कहलाएगा। शब्द से याद हो जाएगी बेटा, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार घटित हो कृतवाच्य होगा। उसके बाद क्रिया इसमें सकर्मक अकर्मक होती है, हालांकि इस चीज को ध्यान रखना है। और आगे है कर्मवाच्य, वही परिभाषा दोबारा देंगे, जिसमें जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार घटित होती है वह आपका कर्मवाच्य कहलाता है। मैंने लिख दिया है, परिभाषा में नहीं आता है सकर्मक अकर्मक, उसको याद रखना है बस। परिभाषा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप ऐसे ही ओरल सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक में दिया हुआ है कि जहां जिस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार घटित होगी आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। भाववाच्य में क्रिया न कर्म के अनुसार होगी ना आपकी कर्ता के अनुसार होगी। यानी कि जब क्रिया ना कर्ता के अनुसार हो ना कर्म के अनुसार हो आपका भाववाच्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण के लिए अपने पेज नंबर निकाल सकते हैं, हालांकि उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं। ऐसे कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अंकुर नहीं पढ़ता, अंकुर से पढ़ा नहीं जाता। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं परिवर्तन के नियम भी बताऊंगा। देखिए, जब हम कृतवाच्य का कोई सेंटेंस है, सपोज करिए हमने कहा, मैंने शुरू में एग्जांपल बोला, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं,
ये कृतवाच्य का सेंटेंस है। जब हम कर्मवाच्य में किसी सेंटेंस को लेके जाते हैं तो से या के द्वारा, आपको विशेष से ध्यान रखना है, से या के द्वारा इन दो शब्दों को आप याद रखेंगे। यदि आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में लेके जाना, से या के द्वारा को लगा देंगे, और कर्मवाच्य कृतवाच्य में लेके जाना है, से या के द्वारा हटा देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये कृतवाच्य है। बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब इसको हटाना है कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, से के द्वारा हटा देना है, इसमें से या के द्वारा लगा देना है। और भाववाच्य में आप मैंने बताया नकारात्मक सेंटेंस होता है, व्यवस्था का भाव होता है। एग्जाम्पल आप कहें कि बच्चा दौड़ता है, बच्चे से दौड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ये बच्चा दौड़ नहीं सकता, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे ना कर्म की प्रधानता है ना कर्ता की प्रधानता, यहाँ भावों की प्रधानता है। एक व्यवस्था का भाव होगा, एक मजबूरी का भाव होगा, वहाँ पे आपका भाववाच्य होता है। कुछ भी कठिनाई नहीं है, आप आसानी से बना पाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ गूगल मीट पर जुड़े हुए थे वो इस चीज़ को क्लियर समझ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ नेटवर्क का इश्यू था, उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए हम इस माध्यम से हमने प्रस्तुत हैं। और इसमें कुछ भी समस्या आपको नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, देखिए अगर मैं एक इसमें बुक में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए, अगर भाववाच्य की बात करें, इसमें कर्मवाच्य कृतवाच्य में लेके जाएं, लोगों द्वारा चोर को पकड़ा गया, लोगों द्वारा चोर को पकड़ा गया, यह कर्मवाच्य है क्योंकि द्वारा का प्रयोग है। अब यहाँ पे बना दिया लोगों ने चोर को पकड़ा, आपको से या के द्वारा हटा देना है, सिंपल सेंटेंस बनता है, कृतवाच्य का बनता है। और अगर भाववाच्य में लेके जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ नेहा नहीं दौड़ती, नेहा से दौड़ा नहीं जाता। अब एक चीज देखना, ये कृतवाच्य का सेंटेंस था, नेहा नहीं दौड़ती। एक बस अपनी सामान्य बुद्धि से सोच के देखिए, नेहा नहीं दौड़ती क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, उसके दिमाग में अभी बात नहीं है कि नहीं दौड़ना है, यानी कि उसकी इच्छा आ गई, वो दौड़े या ना दौड़े, ये अब कृतवाच्य हो गया। क्यों? नेहा की प्रधानता, नेहा करता है इसका। अब नेहा की इच्छा है, वो दौड़े ना दौड़े। अब लेकिन इसको जब भाववाच्य में लेके जाएंगे तो बनता है नेहा से दौड़ा नहीं जाता, नेहा से दौड़ा नहीं जाता, इस पर दिया हो नेहा से दौड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसमें व्यवस्था का भाव है, मजबूरी का भाव है, यानी कि नेहा चाह कर भी दौड़ नहीं पा रही है, नेहा चाहे तो भी नहीं दौड़ सकती, तो ये भाववाच्य हो गया। जहाँ पे भावों की प्रधानता होगी वो आपका भाववाच्य होगा। ठीक है, बहुत आसान है। मैं एक बार फिर से परिभाषा और तीनों भेद एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सुन लें। देखिए परिभाषा थी वाच्य की कि आपके वाक्य में क्रिया किसके अनुसार घटित हो रही है। क्रिया में, क्रिया की मतलब जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य, वो किसके अनुसार घटित हो रहा है यह बताने का काम क्या करता है? वाच्य करता है। क्रिया हमारी किसके अनुसार घटित हो रही है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। यह बताने का कार्य कौन करता है? वाच्य करता है। और ये तीन शब्द हम याद रखेंगे, कृत, कर्ता, कर्म, भाव। जब कर्ता के अनुसार क्रिया घटित होगी तो कृतवाच्य होगा, जब कर्म के अनुसार क्रिया घटित होगी तो कर्मवाच्य होगा, और जब क्रिया भाव के अनुसार घटित होगी तो भाववाच्य होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। उदाहरण, परिवर्तन के नियम आपकी पुस्तक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आपको सिर्फ समझ लेना है। जब हमारा से या के द्वारा लगा हुआ हो तो समझ लेना आपका वो कर्मवाच्य है। हमें से या के द्वारा को हटा देना, एक नॉर्मल सामान्य सा सेंटेंस बना देना है, वो कृतवाच्य का होगा। भाववाच्य में ना कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की प्रधानता, और इसमें भावों की प्रधानता होती है। जैसे मैंने बताया, अनुज नहीं बोलता, आप एग्जाम्पल देखना, अनुज नहीं बोलता, ये कृतवाच्य का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब इसको अनुज से बोला नहीं जाता, अनुज की इच्छा थी नहीं बोलता, उसकी इच्छा थी, कर्ता की प्रधानता थी, कृतवाच्य था, कर्ता की प्रधानता थी, लेकिन अनुज से बोला नहीं जाता, उसमें क्या है? भावों की प्रधानता, व्यवस्था है, मजबूरी है, उसको दिक्कत है, मुंह में नहीं बोल सकता, कुछ समस्या हो सकती है, भावों की प्रधानता है। देखिए वाच्य लेसन कुछ भी दिक्कत का नहीं है, बहुत आसान है। मैंने एक सिंपल शब्दों में सामान्य रूप से जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने बुक में पढ़ सकते हैं। और हमारा वादा है आपको इससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 4 नंबर आपके 100% आपके रहेंगे। ठीक है, और इस समय को थोड़ा पहचानें,
किसी भी प्रकार का घर से ना निकलें। देखिए आवश्यक कार्य आप निकलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें घर में रहें। और जो ठंडी चीज़ें खाने की हैं, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से परहेज करें। वर्तमान समय बहुत कठिन है, अपने पेरेंट्स की बात माने। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे आपका पढ़ाई के चक्कर में फ़ोन लेते हैं और वीडियो गेम में लग जाते हैं। बेटा थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, अपना आत्म अनुशासन लाइए, परिस्थिति को समझिए, समय को समझिए। पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का अपने दिल में हमेशा ख्याल रखें ना बेटा। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। देखिए आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, नहीं आया तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।